हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान का पाठ डायरी के पन्ने का भाग 4 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो उस समय हिटलर की नाजीवाद की वजह से वहाँ जो जर्मनी लोगों का उनके ऊपर प्रकोप था, यहूदी लोगों के ऊपर, वो किस प्रकार से अपने परिवार के साथ छुपे हुए थे, किस प्रकार से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन सारी समस्याओं से जूझते हुए किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी को वो अपनी डायरी में हमेशा लिखती है एन। और इसी डायरी के पन्नों को वो अपने जो मित्र है उसकी किटी, उसको पत्र के रूप में दे दी है। तो इसी डायरी के पन्नों में जो आज हम पन्ना पढ़ने जा रहे हैं, बुधवार 29 मार्च 1944, वो क्या लिखती है मेरी प्यारी किटी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बॉल्के स्टील ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाए। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार 350 ब्रिटिश युवा यानों ने इंजुमुरडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया, तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई है, तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सही प्रकार के सामानों के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं है कि उन्हीं कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती, मतलब देख ही नहीं पाते। वो जैसे ही मुड़े उनका सामान चोरी हो जाता, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो जाती, क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं, क्योंकि कारें मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती है। चोरी चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रहा। वो लोग अंगूठी तक नहीं पहनते, इतनी चोरियां होने लगी। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों में खिड़कियां तोड़ के घुस जाते, जो भी हाथ लगता उठा लेते। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फिरी हुई मिलती है। चोरी गई टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली में चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन मिलते हैं। इन चीज़ों के लिए भी गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार के ले गए हैं। सार्वजनिक टेलीफोनों के पुर्जा पुर्जा तक गायब है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वो अच्छे से नैतिक आचरण नहीं कर रहे, क्योंकि चोरी करना कोई नैतिक आचरण थोड़ा ना होता है। सब लोग भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन भी 2 दिन भी नहीं चल पाता है, मतलब राशन भी नहीं चल पा रहा। इतनी चोरी और इतनी लूट मची हुई है। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बहुत ज़्यादा परेशान है, बेहाल है। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 मतलब 7.50 गिल्टर का मिलता है, 7.5 गिल्टर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ता है आपको, और इस बीच जूता ही गायब हो जाता है आपका। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा था, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही थी। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे थे या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज रहे थे। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं, मतलब बहुत कम लोग ही जो गलत के पक्ष में, बाकी सभी सही का समर्थन कर रहे हैं। मंगलवार, अगला पत्र जो हम आज का डायरी का पन्ना पढ़ रहे हैं, मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किटी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे, हम मोनापोली खेल खेलते हैं, खेल रहे थे। शनिवार भी हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कब कैसे बीत गया। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई थी, मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था।
रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। अब रविवार को दोपहर में उसने पीटर को बुलाया था, वो 4:30 बजे आता है। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले जाते हैं, मतलब सामने वाली छत पर जाते हैं। वहाँ हम 6 बजे तक रहते हैं और 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था, वो संगीत को सुनते हैं। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। मतलब वो संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, इसलिए। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था, क्योंकि टब एक ही था, इसलिए वो स्नान कैसे करे। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकते थे, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती चली गई, मतलब साथ में ले गई। हम एक पेटी पर बैठ गए जाकर। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी, दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। मतलब ये दोनों पीटर है, एन है और मोस्ची उनके साथ है। बहुत छोटी सी जगह में इनको बड़ी मुश्किल से बैठना पड़ा है। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले गए। शंका शायद वही कुशन उनके पास होगा। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे। मोस्ची नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा, ये वही उसकी बिल्ली है जो पड़ोसी के पास छोड़ी थी। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वो कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे, और वो कुशन को उठाकर ले गई थी, इसलिए उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिश्चू चिपक जाएंगे। पिश्चू एक तरह के जोंक जैसा जानवर होता है जो अपने शरीर में चिपक जाता है। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 बड़े ब्रश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़ेंगे। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते लौटते हो गए, मतलब हमें बहुत हंसी आई। लेकिन हमारी हंसी मजाक जल्दी खत्म हो जाएगी। 9:30 बजे पीटर ने होले से दरवाज़ा खटखटाया, धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आएँ और उसे अंग्रेजी के कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही, मतलब वो उसको समझा दें। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से बातें कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे थे, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी, मतलब कि कोई गुपचुप बात हो रही थी। सेंधमारी मतलब छुपी हुई बात। पिताजी, मिस्टर वान दान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेस वान दान और मैं ऊपर इंतजार कर रहे थे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही कर सकती है, मतलब चारों डरी हुई थी। मार्गोट, एन, मिसेस वान दान और एन की माँ, चारों डरी हुई थी, सिर्फ बातें चीतें कर रही थी। उन्हें कुछ पता नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी हुई थी। उसके बाद का मामला मेरा सोचना सही था, मतलब उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ मुसीबत है, कुछ अलग बात है, और वो बात सामने आ गई। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ गए थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? सेंधमार मतलब डाकू चोर जो है, वही लोग झड़प करने वाले लोग, उनके साथ क्या वो लड़ रहे थे? आदमी लोग जो नीचे थे, हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हमें सिर्फ इंतजार करना था। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे नर्वस थे। पहले भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वान दान। बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई। हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई नहीं था। हमें कुछ पता ही नहीं हुआ चल रहा था कि क्या हुआ। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था। बोले यहाँ जो घटनाएं हो रही वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10 बजे तक 10 मिनट तक वापस नहीं आए। 10:10 तक 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रख रहे थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था, वो भी नहीं जलाया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना कर दिया उन्होंने कि आप ध्यान रखिए सुरक्षा का, और चारों लपके लपके नीचे गए।
जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे, मतलब चोरी करने में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे पीटर वान दान चिल्लाई, पुलिस, बाहर भागने की आवाज़ आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया और फाटक को, ताकि पुलिस को इस गेप का पता ना चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिर गया। मतलब कैसे छुपाया जाए इसको, इनके रास्ते को, इनकी गुप्त एनेक्सी को कैसे छुपाया जाए। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वान दान और पीटर, मतलब कि अभी सेंधमार चोरों को भगाया, फट्टा लगाया और वापस जैसे ही मुड़े नहीं और वापस वो लोग आ गए, फिर उन्हें फट्टा हटा दिया। मिस्टर वान दान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वान दान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमा दिया गया और एक बार फिर उनका प्रयास निष्फल कर दिया गया। फिर सेंधमार आ गए। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टार्च की रोशनी फेंकते रहे, मतलब दिखाते रहे। क्या मुसीबत है। उन आदमियों में से एक भुनभुनाया, बोला अरे यार क्या है ये लोग बार बार कर रहे हैं, मतलब सेंधमार चोरी करना चाह रहा है और ये लोग उसको रोक रहे हैं, इनके पापा और वान दान, मिस्टर वान दान और पीटर। तो वो चोर बोलते कि अरे यार ये क्या मुसीबत है, तो बार बार हमें रोक रहे हैं। लेकिन अब संकट यह था कि भूमिकाएं बदल चुकी है। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हरकत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वान दान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका। आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। बुक केस मतलब बुक केस के पीछे छुपने में। अब उन्हें छुपना था, क्योंकि उनकी जानकारी बाहर पहुंच जाती कि वो यहाँ छुपे हुए हैं तो उन्हें पकड़कर ले जाया जा सकता था यातना शिविर के अंदर। तो इस तरह से अपने आप को वो छुपाते हैं और ये पूरी घटना जब एन बताती है और इस पत्र को वो यहीं पर समाप्त करती है। इसके आगे के पत्रों को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।